हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम विकेश त्रिपाठी है और आज का जो टॉपिक है बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे मार्च 2022 के करंट अफेयर। इसमें एमसीक्यू भी हैं और उससे संबंधित उससे रिलेटेड डिटेल्स भी हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 6, 7, 9 या फिर 8? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी ने भारत के किस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक या श्रेयस अय्यर? तो अभी इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, श्रेयस अय्यर। आईसीसी ने भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फरवरी 2022 का, कब डेट याद रखिएगा, फरवरी 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने पिछले महीने वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान सीमित ओवर यानी T20 फॉर्मेट और ओडीआई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, इसीलिए श्रेयस अय्यर को आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। श्रेयस अय्यर के अलावा दो और लोग हैं जिनको चुना गया है। यूएई के वृत्त अरविंद और नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह श्रेयस अय्यर है। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई, यानी दुबई माने यूएई, और इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक नई योजना के रूप में क्रियान्वयन किया गया जिसको कहा जाता है बाल बजट। और मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से में बाल बजट पेश किया है और सरकार ने 220 योजनाओं में करीब 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिनमें से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनकी शिक्षा के क्षेत्र में और इसके अतिरिक्त 17 विभागों में उनके कार्यों, उनके हिस्से और उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए इस बजट को पेश किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में हाल ही में बजट किसने पेश किया है, तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा यह बजट पेश किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ये इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 8.1, 7.5, 9.1 या 4.5? तो अभी हाल ही में मूडीज के द्वारा एक नया रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें 9.1% भारत की जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है। ये मूडीज जो है वो एक संस्था है जिसके द्वारा वित्तीय इकोनॉमी से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। विश्व के जितने भी देशों में है उन सभी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हर एक देश की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस, नेपाल, भारत या बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। अभी आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच काफी विवाद चल रहा है ना। इसी को देखते हुए जो अमेरिका है ना, अमेरिका ने अभी हाल ही में रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि जितने भी तेल और गैस से संबंधित जो हम आयात करते हैं उन पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्विटर पोस्ट जारी किया और रूस से आयात पर प्रतिबंध लगाने के कदम को युद्धग्रस्त यूक्रेन के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका पहले भी अपने और सहयोगियों के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 6 करोड़ बैरल तेल की सामूहिक रिहाई की घोषणा कर चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आप दिख रहे हैं ये रूस के प्रेसिडेंट है जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जो बाइडेन। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और रूस की राजधानी है मॉस्को। आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के रूप में बाल बजट पेश किया? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बाल बजट पेश किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान जी को किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? पंजाब, गोवा, कर्नाटक या असम? तो अभी हाल ही में भगवंत मान जी कौन है? ये बन गए हैं पंजाब के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। किस पार्टी से आते हैं? तो आम आदमी पार्टी से आते हैं। आम आदमी की पार्टी के नेता भगवंत मान जी ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भगवंत मान पंजाब के 17वें कौन से नंबर के? 17वें नंबर के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपको बता दें कि उनका शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के गांव खटकला में हुआ था। और भगवंत मान का जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1973 में पंजाब के संगरूर जिले में हुआ था। और इनके पिता महेंद्र सिंह सरकारी स्कूल के विज्ञान के शिक्षक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भगवंत मान। कहां पर हुआ इनका शपथ ग्रहण समारोह? तो खटकड़ कला एक गांव है जो कि भगत सिंह वहां पर जन्म लिए थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और नए चीफ मिनिस्टर ये हैं भगवंत मान। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटन वीजा कितने देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? 250, 220, 156 या 120? तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया और कहा गया कि मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा 156 देश, कितने देशों? 156 देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। सरकार ने देश में कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए वीजा एवं यात्रा प्रतिबंधों से ढील पर विचार करने के बाद यह कदम उठाया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 61 वर्षीय यून सुक योल ने जे-म्यूंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की है? साउथ कोरिया, जापान, बांग्लादेश या भूटान? तो अभी साउथ कोरिया के एक नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं, है ना। तो याद रखिएगा, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने 61 वर्षीय यून सुक योल ने ली जे-म्यूंग को मामूली वोटों से अंतर से हरा दिया है। और यून सुक योल का जन्म सियोल में हुआ था। और सियोल आप जानते हैं कि ये राजधानी है, किसकी राजधानी है? साउथ कोरिया की। उन्होंने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। राष्ट्रपति मून जे इन के शासन के तहत यून ने साल 2019 से 2021 तक दक्षिण कोरिया के प्रोसिक्यूटर जनरल के रूप में कार्य किया है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। आगे बढ़ते हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजनाओं की घोषणा की है? 19, 22, 25 या फिर 13? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार ने 13 प्रमुख नदियों को वानिकी हस्तक्षेप के तहत फिर से जीवंत करने की योजना बनाई है। नदियों को इनका उद्देश्य है कि संचयी वन क्षेत्र को कितने 7400 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए काफी अहम योजनाएं चलाई थी। और अब यमुना, नर्मदा, झेलम, महानदी सहित देश की कुल 13 नदियों को ये उनकी संरक्षण के उनके संवर्धन के लिए फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूरी दी है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 18 अगस्त या फिर 20 अप्रैल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की ओर से पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने निम्न में से किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में 238 रनों से जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? किसको हरा करके? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चर्चा करते हैं तो भारत ने बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट में श्रीलंका को कितने रनों से हराया था? 238 रनों से हरा दिया। और भारतीय टीम ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए डे नाइट मैच में श्रीलंका के सामने 447 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में श्रीलंका की टीम केवल 208 रनों में सिमट गई और भारत ने श्रीलंका का T20 सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया और भारतीय टीम ने घरेलू मैदानों पर लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीती। और टीम इंडिया पिछली बार घरेलू टेस्ट सीरीज नवंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी। तो ये चीज आपको याद रखना है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की 2 राजधानी, एक का नाम जयवर्धना कुट्टे और दूसरे का नाम है कोलंबो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है? नेपाल, अमेरिका, चीन या फिर भारत? तो अमेरिका ने हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद इसने क्या किया कि रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इतिहास की सबसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग परियोजनाएं हैं। मानव द्वारा अंतरिक्ष में शुरू की गई सबसे बड़ी संरचना है। यह उच्च उपग्रही उड़ान, नए प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रयोगशाला, खगोलीय पर्यावरण, भूवैज्ञानिक अनुसंधान हेतु एक अवलोकन मंच है। तो अभी अमेरिका ने रूस पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका रीजन ये है, आप जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच अभी हाल ही में काफी विवाद बना हुआ है ना, सीमा को लेकर के। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना लागू की है? त्रिपुरा, बिहार, पंजाब या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस योजना को उद्देश्य त्रिपुरा के लगभग 7,000 कितने 7,000 चाय बागानों को श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चाय बागान के श्रमिकों को त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार के लाभों को मिलाकर आवास, राशन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है अगरतला। और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम है रमेश बैस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 अगस्त, 15 मार्च, 18 दिसंबर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसे हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे बोलते हैं, हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना, उनको जागरूक करना है। विश्व में पहली बार भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जॉन एफ कैनेडी द्वारा कब 15 मार्च 1983 को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, इसका लोगो है। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने निम्न में से किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? फॉफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज या हर्षल पटेल? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिनका नाम फॉफ डु प्लेसिस को टीम का नया कप्तान बनाया है। वे विराट कोहली की जगह लेंगे। कोहली ने पिछले साल आईपीएल के दूसरे फेज से ठीक पहले यह कहा था कि वे अगले सीजन से आईपीएल में कप्तानी नहीं करेंगे। डुप्लेसिस आरसीबी के 7वें कप्तान होंगे। कौन से नंबर के? 7वें कप्तान होंगे। डुप्लेसिस ने पहले राहुल द्रविड़, केविन पीटरसन, अनिल कुंबले, डेनियल विक्टोरी, विराट कोहली और शेन वाटसन ने टीम की कप्तानी की थी। अब 7वें नंबर के हो जाएंगे कौन? फॉफ डु प्लेसिस। फॉफ डु प्लेसिस 2021 में सीएसके टीम से खेलते थे और इन्होंने 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाया था ऋतुराज गायकवाड़ के बाद, है ना, यानी सेकंड लार्जेस्ट रन बनाया था फॉफ डु प्लेसिस ने। और आपको पता होगा कि 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में आईपीएल टाइटल किसने जीता था? तो सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। यानी बेंगलोर के नए कैप्टन कौन होंगे? तो यहां पर हो जाएंगे बेंगलोर के नए कैप्टन फॉफ डु प्लेसिस।
आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? असम, हरियाणा, दिल्ली या फिर गुजरात? तो अभी हरियाणा सरकार ने जो उनके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सुषमा स्वराज पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और सुषमा स्वराज सुप्रीम कोर्ट की वकील होने के साथ साथ भारतीय राजनीतिज्ञ थी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सुषमा स्वराज जी के बारे में, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा कि ये भारत की विदेश मंत्री थे और विदेश मंत्री होते हुए इन्होंने भारत के लिए कई सारे गौरवशाली कार्य किए हैं, है ना। और ये बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की वकील भी रह चुकी हैं और भारतीय राजनीति में इनका अहम योगदान है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़ और इनके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करते हेतु 125 मिलियन डॉलर के लोन की पेशकश की है? बिहार, झारखंड, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, यानी पश्चिम बंगाल ने अभी विश्व बैंक से मदद ली है। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कितने? 125 मिलियन, है ना, 125 मिलियन डॉलर के लोन की पेशकश की है। पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी जिसका नाम है IBRD के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले 125 मिलियन डॉलर के लोन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह प्रोजेक्ट सामाजिक सहायता तक कवरेज और पहुंच का विस्तार करने और एक समेकित सामाजिक रजिस्ट्री के माध्यम से गरीबों और कमजोर लोगों के लिए नगद ट्रांसफर देने के लिए राज्य को क्षमता को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, राज्य की क्षमता को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। तो ये अभी करार हुआ है पश्चिम बंगाल और विश्व बैंक के बीच। विश्व बैंक की बात करें तो ये एक ऐसी संस्था है जो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बड़े बड़े देशों को ये लोन देती है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम है कोलकाता और वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। क्या नाम है? ममता बनर्जी। और यहाँ के राज्यपाल अगर आपसे पूछे तो जगदीप, है ना, जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब निम्न में से किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? स्मार्ट बाजार, नंबर 1 बाजार, फर्स्ट बाजार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, स्मार्ट बाजार। रिलायंस रिटेल ने एक नया रिटेल स्टोर ब्रांड स्मार्ट बाजार, है ना, ये लिखा, ये आप दे सकते हो, क्या हो जाएगा? स्मार्ट बाजार लॉन्च किया है। और यह नाम उसने उन जगहों के लिए तय किया है जहां फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार आउटलेट का संचालन किया जाना है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्री के 2 एग्जीक्यूटिव ने उसे बताया है कि रिलायंस इंडस्ट्री की रिटेल इकाई करीब कितनी है? 950 प्रॉपर्टी में अपने खुद की स्टोर्स को खोलने का काम कर रही है। ये स्टोर्स वे हैं जिन्हें उसने फ्यूचर ग्रुप को सबलीज किया था, लेकिन किराए का भुगतान करने की वजह बताते हुए पोजीशन वापस ले लिया गया है। तो इसका सही जवाब अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी स्मार्ट बाजार। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर कि पाई दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 14 अगस्त, 20 मई या फिर 25 दिसंबर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी ये मनाया जाता है कब? 14 मार्च को। तो दुनिया भर में गणितज्ञ हर साल 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। पाई सबसे महत्वपूर्ण गणितीय और भौतिकीय नियतांकों में से एक है। इस दिन को पूरे जोश और उत्साह के साथ गणित के प्रति उत्साह रखने वालों द्वारा मनाया जाता है। वे इस दिन को गणित का क्यूज और प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। तो इसका सही जवाब आपसे पूछे तो बी इज द राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने पाल धवाब नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं? गुजरात, बिहार, झारखंड या तमिलनाडु? तो ये एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जिसका नाम क्या है? पाल धवदाव नरसंहार। कहां पर?
हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। चर्चा करते हैं। देखो, गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं। इस नरसंहार को जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार बताया गया है। नरसंहार 7 मार्च 1922 को गुजरात के पाल चितरिया और धौधाव गांव में हुआ था, जब मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एका आंदोलन के हिस्से के रूप में ग्रामीण एकत्र हुए तो अंग्रेजों ने करीब करीब 1000 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आपको बता दें, उनका उद्देश्य भू राजस्व कर का विरोध करना था। तो एक बहुत बड़ी बात है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार था। कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर। गुजरात की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है गांधीनगर, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह, क्या नाम है इसका, नूर 2 लॉन्च किया है? चीन, नेपाल, ईरान या फिर जापान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान। इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ईरान ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है। नूर का मतलब होता है फारसी भाषा में रोशनी, और ईरानी सेना ने अपना पहला नूर ये जारी कब किया था? पहला नूर 2020 में, और इस प्रक्षेपण से ही दुनिया को उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी मिली है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ईरान का दूसरा सैन्य उपग्रह है और पृथ्वी से 500 किलोमीटर कक्षा में स्थापित किया गया है शाहरूद स्पेस पोर्ट से। ठीक है, 3 चरणों वाले कासेद मैसेंजर से लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? तो नूर 2 नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर बात हो रही है कि किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? रूस, पाकिस्तान, भारत या फिर बांग्लादेश? तो अभी जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो इसी के बीच इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। यानी रूस ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। रूस की सेंसरशिप एजेंसी रोसकॉसमर्स ने फेसबुक पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। फेसबुक ने रूस पर आरोप लगाया है कि वह लाखों लोगों को विश्वसनीय सूचना से वंचित कर रहा है। फेसबुक पर बैन लगाने के बाद रूस ने ट्विटर पर भी कार्रवाई कर दी। यानी इसने 2 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दी। एक तो आपका फेसबुक पर बैन लगा दी और दूसरा है ट्विटर पर। इन दोनों पर बैन लगा दी, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? यूपीआई 13 पे, यूपीआई 999 पे, यूपीआई 123 पे या यूपीआई 332 पे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, है ना, कब हुई थी? 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से इसे स्थानांतरित कर दिया गया। तो आरबीआई के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वर्तमान में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापित हुआ था 1934 एक्ट के तहत 1935 में। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आपसे एक्ट पूछेगा तो 1934, लेकिन स्थापित हुआ था 1935 में। अगला क्वेश्चन है, देखो, भारत ने निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर के काउंसिल टीम सनसेक्स के लिए खोलने पर करार स्थापित किया है? ऑप्शन ए अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा या फिर केएल राहुल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, चेतेश्वर पुजारा। टीम इंडिया के बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा काउंटिंग चैंपियनशिप और रॉयल लंदन वनडे कंपटीशन में खेलेंगे। पुजारा सनसेक्स टीम के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें ट्रेविस हेड की जगह टीम में शामिल किया गया है। हेड ने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से इसे छोड़ा था। चेतेश्वर पुजारा चौथी बार किसी काउंटी टीम से जुड़े हैं। इससे पहले वे 2014 में डर्बीशायर, 2015 और 2018 में यॉर्कशायर और 2017 में नॉटिंघमशायर के लिए खेल चुके हैं। तो अगर हम चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो ये भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में इनका काफी अहम योगदान है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंस के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है?
2.4 अरब डॉलर, 3.4 अरब डॉलर, 5.4 अरब डॉलर या 1.5 अरब डॉलर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 1.4 अरब डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत 1.4 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले हफ्ते यूक्रेन के सैन्य, मानवीय और आर्थिक मदद के लिए 10 अरब डॉलर का अनुरोध किया था, जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों के समर्थन से कितना 13.6 अरब डॉलर हो गया है। तो खास बात यह है कि इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला जाएगा? पटना, रांची, हैदराबाद या दिल्ली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद, तेलंगाना में खोला जाएगा। तेलंगाना के उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने इस पार्क का उद्घाटन किया है। इस पार्क में कामकाजी महिला उद्यमियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए घर जैसा माहौल प्रदान करने के लिए क्रेच और प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं भी स्थापित करेगा। FLO यानी इंडस्ट्रियल पार्क है ना 50 एकड़ में फैला हुआ है और इसे बनाने में करीब करीब 250 करोड़ रुपए लागत आएगा। हैदराबाद की बात करें तो यह है तेलंगाना की राजधानी, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 में। पहले जो हैदराबाद थी वो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना के अलग होने के बाद अब जो तेलंगाना की राजधानी होगी वो हो जाएगी हैदराबाद। यूट्यूब के बढ़ते क्रिएटर इकोसिस्टम ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? 2800 करोड़, 4800 करोड़, 8800 करोड़ या फिर 6800 करोड़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। वीडियो साझा करने वाले मंच यूट्यूब के क्रिएटर इकोसिस्टम ने 2020 के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के कितने, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, 6800 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। परामर्श देने वाली स्वतंत्र कंपनी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी रिपोर्ट में यूट्यूब ने भारत में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का आकलन किया है। सरकार द्वारा पिछले वर्ष जारी अनुमान के अनुसार देश में यूट्यूब के कितने हैं, माने भारत में अकेले 44.8 करोड़ उपभोक्ता हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है? भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, आरावली प्रबंधन बोर्ड, देव स्थानम प्रबंधन बोर्ड या जल बोर्ड प्रबंधन बोर्ड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड। हाल ही में केंद्र सरकार ने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के चयन के लिए एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि में निहित है। संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी विशेष रूप से भारत को आवंटित किया जाएगा, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए आवंटन किया जाएगा। तो एक बार आपको समझा देता हूं। देखो, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल संधि हुई थी वो हुई थी कब? 1960 में। इसका मेन मकसद ये है कि जो रावी, है ना, लिख रहा हूं, रावी, सतलुज और ब्यास, इन 3 नदियों का पानी पर किसका अधिकार होगा? भारत का अधिकार होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर सिंधु, चिनाब और झेलम, इन 3 नदियों का अगर आपसे पूछे तो यहां पर पाकिस्तान का इसमें अधिकार होगा। तो इस प्रकार से इसे आवंटित किए गए थे। तो यहां नोट कर लीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुई थी? 1960 में। भाखड़ा की बात करें तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ? तो ये बना है सतलज नदी पर, है ना। सतलज नदी का उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है,
जिसे क्या कहा जाता है, शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाफ्टा, ने इस बार किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आप देख सकते हो, है ना, ने इस बार कंगाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है ना। कहां पर? ये पहले भी ग्रे लिस्ट में था और अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार है ना। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है और इसीलिए इसको ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। FATF ने इस बार संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। यह संस्थान पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग पर निगाह रखती है। पाकिस्तान जो है वो 2018 से ये ग्रे लिस्ट में बना हुआ है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि 2018 से अब तक ये ग्रे लिस्ट में है। केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, है ना, को जारी करने के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटन किया है? 4274.87 करोड़ रुपए, 1274.87 करोड़ रुपए, 2274.87 करोड़ या फिर 3274.87 करोड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ये स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना है जो किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लागू की गई है। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत 3274.87 करोड़ रुपए आवंटित करने को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को कब 2025 और 2026 तक पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। इस योजना के तहत देश भर में 23,566 लाभार्थी शामिल हैं। हाल ही में किस भारतीय बैंक, है ना, ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? तो यहां पर बात करते हैं PNB, SBI, ICICI या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी SBI के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक ने रूस के यूक्रेन में हमले को लेकर पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित रूस की संस्थाओं के साथ लेन देन बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में SBI ने अधिसूचना जारी की है। SBI ने रूस के मॉस्को में कमर्शियल इंडो बैंक नाम से संयुक्त उद्यम संचालित करता है। इसमें केनरा बैंक 40% हिस्सेदारी के साथ अन्य भागीदार है। रूस भारत के बड़े व्यापार साझेदारी में से एक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, SBI। SBI की बात करें तो SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? गिरधर गमांग, हेमानंद बिस्वाल, जानकी वल्लभ पटनायक या फिर बीजू पटनायक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, हेमानंद बिस्वाल। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी नेता हैं हेमानंद बिस्वाल का 25 फरवरी 2022 को निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। हेमनंद बिस्वाल को उड़ीसा में दलितों और आदिवासियों का बड़ा नेता माना जाता है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में इन समुदायों को, खास तौर पर जो गरीब हैं, उन पर काम किया है। हेमनंद बिस्वाल उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। हेमनंद बिस्वाल सुंदरगढ़ जिले की लाइकेरा सीट पर प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था कब? 1974 में कांग्रेस सीट से लड़ा था। तो ये तो बात हो गई उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगर हम बात करें उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है ना, तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक जो हैं ये बेटे हैं, किसके बेटे हैं? बीजू पटनायक के, है ना। बीजू जनता दल से ये आते हैं, जिसे हम बोलते हैं BJD। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? लोकपाल ऐप, हिम्मत ऐप, पंचायत ऐप या विकास ऐप? तो इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है और यह
जवाबदेही और पारदर्शिता में मदद करेगा। यह ऐप लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। तो इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर। भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? रजत, स्वर्ण पदक, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता चौधरी ने काहिरा में जारी वर्ल्ड कप के स्वर्ण पदक के मुकाबले में जर्मनी के माइकल सोल्ड को पछाड़ा है। रूस के आर्टेम चेरनोसोव ने कांस्य पदक जीता। तो आप देख सकते हो तस्वीर है ये इनकी है ना, सौरभ चौधरी जी की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। माधवी पुरी बुच, कोमल अग्रवाल, मोनिका सचदेवा या फिर जया अग्निहोत्री। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, है ना, माधुरी पुरी बुच। तो माधुरी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेबी, है ना, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है कि प्राइवेट सेक्टर से किसी महिला को बाजार नियामक के महत्वपूर्ण पद के लिए चुना गया है। माधवी पुरी बुच पहले सेबी की पूर्वकालिक सदस्य रह चुकी हैं। उन्हें अजय त्यागी की जगह पर नियुक्त किया गया है। यानी पहले कौन था? पहले थे अजय त्यागी, अब नियुक्त किया गया है किसको? माधवी पुरी बुच जी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसे हम बोलते हैं ABDM, के देशव्यापी कार्यक्रम क्रियान्वयन को मंजूरी दी है, जिनमें 5 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है? 2600 करोड़, 1600 करोड़, 3200 करोड़ या फिर 2000 करोड़ रुपए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी 1600 करोड़। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ABDM, ने देशव्यापी क्रियान्वयन को मंजूरी दी है, जिसमें 5 वर्ष के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। इस मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। आयुष्मान भारत देश की एक प्रमुख योजना है, जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी UHC के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू की है? तो पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जबकि राजस्थान की ही नहीं बल्कि समूचे देश में ऊंटों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में आधिकारिक रूप में अब एक भी ऊंट नहीं बचा है। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और थार रेगिस्तान में पाया जाता है और इसे ऊंट का घर कहा जाता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ पर कि जो थार रेगिस्तान है, याद रखिएगा, थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यहाँ इसे क्या कहा जाता है? ऊंट का घर कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। इसमें और एक और याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? अशोक गहलोत, है ना, अशोक गहलोत। और कैपिटल क्या है राजस्थान की? जयपुर है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता? 18 मई, 20 अगस्त, 25 अप्रैल या फिर 23 मार्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 मार्च। तो अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को मौसम विज्ञान और इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक मौसम विज्ञान संगठन है जिसे सबसे पहले कब मनाया गया था? 11 अक्टूबर 1947 को संधि के तहत 23 मार्च, है ना, 23 मार्च 1950
को मनाया गया था, स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप बताना इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का एक सिटी है जिसे कहा जाता है जिनेवा। जिनेवा में ज़्यादातर हेडक्वार्टर हैं, याद रखिएगा। तो ये जो मौसम विज्ञान दिवस है ना, ये मनाया जाता है 23 मार्च को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वे अब किस साल तक एसीसी के अध्यक्ष बने रहेंगे? 2024, 2025, 2026 या 2027? तो इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर। तो बात करते हैं कि बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब 2024 तक एसीसी के अध्यक्ष बने रहेंगे। कोलंबो श्रीलंका में एसीसी की सालाना होने वाली बैठक में यह फैसला लिया गया। गौरतलब है कि जय शाह 2021 में इस पद पर नियुक्त किए थे। अब बात करते हैं कि बीसीसीआई क्या चीज है। तो बीसीसीआई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1928, है ना। याद रखिएगा दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी क्या है? संस्था है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 22 मार्च, 18 अगस्त या फिर 15 अप्रैल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च यानी डी इज द राइट आंसर। चर्चा करते हैं। तो पहले प्रत्येक साल जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस को मनाने का मेन पर्पस है कि विश्व भर में पीने के पानी की आपूर्ति करना है और उसका महत्व समझाने का कार्य करना है। आपको बता दें कि दुनिया को पानी की जरूरत को समझाने के उद्देश्य से विश्व जल दिवस को मनाने की प्रथा शुरू की गई। विश्व जल दिवस प्रत्येक साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वो भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है, यानी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित देश निम्नलिखित में से कौन सा है? नेपाल, बांग्लादेश, इराक या फिर जापान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। बांग्लादेश दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले पायदान पर है। यह दावा स्विस संगठन के IQER सर्वे में किया गया है। या नतीजे विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं WHO के मानकों पर कितने देशों पर? 117 देशों की 6475 शहरों में सर्वे किया गया। और खास बात यह है कि इस सर्वे में रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में प्रदूषण से 15 गुना ज्यादा प्रदूषण हुआ है उस देश में। यहाँ प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है वाहनों, ईंट भट्ठों, कारखानों से निकलने वाले धुआं। इसके अलावा यहाँ के शहरों में उड़ती धूल भी प्रदूषण की एक सबसे बड़ी समस्या। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शेख हसीना, है ना। और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? टाका। ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने किसे अपने 5 वर्ष के लिए MD और CEO नियुक्त किया है? साइरस मिस्त्री, रतन टाटा, राजेश गोपीनाथन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आरटी प्रमुख टाटा कंसल्टिंग सर्विस के बोर्ड ने राजेश गोपीनाथन को कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 5 साल के लिए फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है। उनका कार्यकाल 21 फरवरी 2022 को शुरू होकर कब से होगा? 20/2/2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। राजेश गोपीनाथन को पहली बार 2017 में TCS के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया था। आप देख सकते हैं ये है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? नीता गोपीनाथ, जयति घोष, बीना अग्रवाल या फिर देवकी जैन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, है ना। भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। घोष यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एमहेस्ट के प्रोफेसर हैं। वे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में आर्थिक अध्ययन और योजना केंद्र की अध्यक्ष और अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रह चुकी हैं। तो इसका सही जवाब बी इज द राइट आंसर। एशियाई क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष
जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 3, 2, 1 या फिर 4? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, एक नई जानकारी है। देखो, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी इसे कहा जाता है एसीसी ने सर्वसम्मति से अपने अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 19 मार्च 2022 को एसीसी की वार्षिक आम बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। जय शाह 2019 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। शाह को पहली बार जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब अगर आपसे पूछे तो सी इज द राइट आंसर। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राहुल अग्निहोत्री, प्रमोद मल्होत्रा, दीपक त्यागी या फिर शंकर प्रसाद शर्मा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। देखते हैं कि नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। डॉक्टर शर्मा अमेरिका में नेपाल के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने 2002 से लेकर के 2006 यानी 2002 और 2006 में के बीच राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी अर्थशास्त्री डॉक्टर शर्मा ने वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वे हवाई विश्वविद्यालय में से अर्थशास्त्र की पीएचडी हासिल किए थे। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इरफान खान, अजय देवगन, आयुष्मान खुराना या फिर अर्जुन कपूर? इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर है ना। ये कौन से नंबर का हुआ था? तो 66वें नंबर में फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था। ये 66वां नंबर का है और इसका आयोजन 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया था। इस सेरेमनी में साल 2020 का, कब की बात करें, साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म में इनको काफी अहम योगदान दिया गया था, उनकी फिल्मों को सहारा गया था, है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि 2021 में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब नवाजा गया है। साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इरफान खान के बेटे बाबिल अपने पिता की ओर से अवार्ड लेने पहुंचे थे। हाल ही में आरबीआई ने किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 साल की आयु में निधन हो गया? एमके जैन, माइकल देवपात्रा, केसी चक्रवर्ती या बीपी कानूनगो? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा क्या? सी इज द राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में काम करने के बाद चक्रवर्ती को 2009 में आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। उन्होंने 2014 में कार्यकाल समाप्त होने से 3 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। बैंकिंग से पहले चक्रवर्ती बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। भारतीय रिजर्व बैंक, अगर इसकी बात करें, ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी, जिसे हम बोलते हैं पीएमसी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? 30 जून 2021, 30 अगस्त 2021, 30 मई 2021 या 30 जुलाई 2021? तो इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी यानी पीएमसी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि केंद्रीय बैंक घोटाले से प्रभावित इस बैंक के लिए एक निवेशक को अंतिम रूप देने के लिए काम किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में बैंक में वित्तीय अनियमितताओं के सामने आने के बाद पंजाब और महाराष्ट्र बैंक सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उसके बाद आरबीआई ने पीएमसी बैंक की सभी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। किस बैंक पर? तो याद रखिएगा 2 राज्यों में, एक महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा पंजाब, है ना। पीएमसी जिसे हम बोलते हैं सहकारी बैंक। हाल ही में आरबीआई ने किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 साल की आयु में निधन हो गया? तो ये हम चर्चा कर चुके हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। तो ये पूरा हमने मार्च के करंट अफेयर की चर्चा की और मार्च में हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको आपके सामने पेश किया हूं और विथ फैक्ट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, है ना, डिटेल्स के साथ हमने चर्चा की। कैसा लगा सेशन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।